नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। चूरू में दो अधिवक्ता का विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। आज शनिवार को पीड़ित अधिवक्ता महिमन जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि मुझे बार एसोसिएशन से निलंबित किया है। वह कानून विरुद्ध है, फिर भी मैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का निर्णय का सम्मान करता हूं, परंतु एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया है वह न्याय संगत और पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को अधिवक्ता सुशील शर्मा अपने रिश्तेदार के पक्ष में कर हड़पना चाहते हैं। मैंने इसका न्यायालय में विरोध किया तो सुशील शर्मा व उनके बेटे आनंद शर्मा अग्रेसित होकर मेरे पर जानलेवा हमला कर दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने उनके बेटे आनंद शर्मा का हाथ चबाया है। ये आरोप गलत व मनगढ़ंत व मामले को रंग देने वाला है। उन्होंने आनंद शर्मा द्वारा मुंह पर मुक्का मारने से आए हुए सूजन को दिखाया। की गई है तो सारी विद्वान मीडिया को मैं एक बात मुख्य रूप से कहना चाहूँगा। जिस उद्देश्य से ये हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो रखी है, इसका एकमात्र कारण ये रहा कि गत 10 जुलाई को जो घटना हुई, दो वकीलों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों की क्रॉस FIR दर्ज हो गई। उसके 3-4 दिन बाद 15 जुलाई को एक मीटिंग आयोजित होती है। अध्यक्ष महोदय एक मीटिंग आयोजित करने की सूचना देते हैं सबको कि आज मीटिंग रखी गई है। मीटिंग के बारे में जानकारी महिमन जोशी को मिलती है तो महिमन जोशी एक लिखित में एक लेटर अध्यक्ष महोदय को और बार संरक्षक श्री बीरबल सिंह जी को अपने किसी साथी अधिवक्ता के हाथ भिजवा देते हैं कि मैं किसी कारणवश मीटिंग में उपस्थित नहीं रह पाऊँगा, यदि संभव हो तो मीटिंग एक दिन आगे रख लो। लेकिन उसके बावजूद वो मीटिंग रखी गई, ऐसा महिमन जोशी ने मुझे बताया। आगे क्या होता है सर, मीटिंग में मैं भी मौजूद था, 100-150 अधिवक्तागण भी थे। मीटिंग का मूल ये था कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पर बार समाज में और अखबारों में और में जो ये न्यूज़ आई कि महिमन जोशी ने साथी अधिवक्ता आनंद शर्मा का होठ काट कर अलग कर दिया, इसकी मतलब अजीब तरह की बातें सुने बड़ी शर्मनाक सी स्थिति हो गई। उस वजह से ये मीटिंग आयोजित की गई कि सारे जो न्यू कमर्स है, जो नए अधिवक्तागण हैं, उनको ये पता चले कि वस्तु स्थिति क्या थी और अनुशासनात्मक कार्रवाई जो की जाए तो आगे से ऐसी घटना ना घटे। इस वजह से मीटिंग रखी गई। अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग की शुरुआत में अध्यक्षीय उद्बोधन में सर्वप्रथम सुशील जी शर्मा से निवेदन किया कि उनके साथ क्या घटना घटित हुई। आप तो माननीय CGM न्यायालय में कोई किसी गवाह से जिरे के समय और कोई इनमें आपस में कोई गर्मा गर्मी हुई तो वो सारी बात करके मैं अपनी पार्किंग में अपने बेटे आनंद शर्मा के साथ वो घर की तरफ जा रहा था तो पार्किंग में महिमन जोशी खड़ा था और उसने उसके बेटे के साथ में मारपीट करनी शुरू कर दी और उसको नीचे गिरा के उसका होठ काट कर अलग कर दिया। उन्होंने अपनी बात करके वो बैठ गए। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय ने सावरमल जी स्वामी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है और उन्होंने न्यूट्रल अधिवक्ता है, उनको अलग से, बाकी हम 100-150 अधिवक्ता अलग बैठे थे, उनको अपने पास बिठा के कि सावरमल जी आप स्थिति स्पष्ट करो, एकमात्र चश्मदीद इस घटना के आप ही थे, आपने जो कुछ देखा आप सत्य बयानी यहाँ पर बताओ क्या हुआ। सावरमल जी स्वामी साहब 2 लाइनों में 2 टूक शब्दों में सीधी सीधी बात कहते हैं कि साहब महिमन जोशी का मेरे चेंबर में ज़्यादा आना जाना नहीं है। किसी अपने पक्षकार, उनका कोई क्लाइंट उनकी चेंबर में बैठा था, उनसे मिलने के लिए उनके पास आते हैं और 2-5 मिनट ऐसे बात करते हैं। उसी समय ये लगभग 5 बजे के आसपास की बात है, पर्दा हटा के अचानक से आनंद शर्मा, सुशील जी शर्मा का लड़का, वो आता है और आते ही उनके आंख पर मुक्का मारता है। मुक्का मारते ही मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ, उनको कहता हूँ लड़ाई झगड़ा मेरे चेंबर में ना करें और आप बाहर निकल जाएं। ऐसा करके मैं उनको बाहर निकाल देता हूँ और फिर बाहर क्या हुआ मुझे नहीं पता, ऐसा कहकर वो अपनी सीट पर बैठ जाते। अब साहब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सावरमल जी के ये बयान देने के तुरंत बाद अध्यक्ष महोदय सभी वकीलों से एक एक करके, अब वकील जो अन्य अधिवक्तागण है वो इस सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु को नकारते हुए जो सावरमल जी स्वामी एकमात्र चश्मदीद जो साफ सारी क्लियर कर देते हैं कि भाई घटना कहाँ से, झगड़ा किसने शुरुआत की, वो आगे की बात है कि ये क्यों हुआ, किसने काटा। लेकिन सबसे पहले जो घटना, अब क्या होता है कि जैसे ही सावरमल जी कहते हैं तो अन्य अधिवक्तागण उस मुद्दे को हटा के एक ही मतलब एक सुर में सुर मिला के कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं बड़ा गलत हुआ, महिमन जोशी को निलंबित करो, उसकी सनद जब्त करा दो, उसके खिलाफ बार काउंसिल में लिखो। ये अजीब महत्वपूर्ण बात है कि सावरमल जी स्वामी ने जब स्पष्ट कह दिया कि पहले तो उस बात को कहीं तो आप बीच में रखते मूल
कि भाई इन्होंने ये कहा है तो गलती इनकी भी है। फिर आपको कोई भी अगर कोई कार्रवाई करनी है तो एक पक्षीय क्यों? अगर ये कोई इस तरह से साहब, अगर कोई वकील आपस में गर्मा गर्मी, साहब क्लाइंट्स के लिए तो कोर्ट में होती आई है, वो अपने क्लाइंट की पैरवी में कुछ बोलेगा, वो देखने में गर्मा गर्मी भी लगेगी, कई बार फॉर्मल भी ऐसे लगता है, क्लाइंट को ये लगे हमारे वकील साहब हमारी पैरवी करने के लिए देखो कि आपस में लड़ने के लिए। लेकिन बाहर आके सभी वकील एक जगह बैठते हैं, चाय पीते हैं, ऐसे कोई पर्सनल तो इस बात को लेता नहीं है। आनंद शर्मा ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने यार, उन्होंने बड़ी इनमेच्योरिटी का, ये मैं नहीं जानता, मैं तो था नहीं, लेकिन ये जरूर क्लियर हो गया कि उन्होंने इतने गाली निकाली महिमन जोशी ने, इसलिए ये हुआ। ये तो प्रूव्ड नहीं है, लेकिन ये प्रूव्ड है कि सावरमल जी स्वामी 100-150 अधिवक्ताओं के बीच बिल्कुल क्लियर 4 लाइनों में कहते हैं कि उन्होंने आनंद शर्मा ने आकर उन पर हमला किया। तो उस बात को कहीं ना कहीं उस मीटिंग में बिल्कुल उसको मूल बात रख के उसके अनुसार वो फैसला करते तो अध्यक्ष साहब के लिए शोभ नहीं होता। उन्होंने एक तरफा, वो पता नहीं किस वजह से, तो एक तरफा फैसला कर दिया कि 7 दिन के लिए इनको निष्कासित किया जाता है। आपको अगर आपको राइट्स है और है तो आप कोई भी फैसला लो, लेकिन जब सावरमल जी स्वामी उस बात को बिल्कुल दरकिनार करना, ये कहीं तक एक न्यायोचित बात नहीं लगी। बस मेरा यही कहना। जिस मीटिंग में दिनांक 10 जुलाई को हुए झगड़े के संबंध में चर्चा की जा रही थी, मीटिंग जैसे ही शुरू हुई, अध्यक्ष महोदय ने औपचारिक अनुमोदन के बाद में कहा कि सुशील कुमार शर्मा अपना पक्ष रखें। सुशील जी ने खड़े होकर के वही झूठी कहानी कि मैं पार्किंग में था, मेरी गाड़ी में बैठ रहा था, महिमन हाथ लगाए बैठा था, मेरे ऊपर हमला कर दिया। कहीं ये घटना मेरे चैम्बर की है, महिमन मेरे चैम्बर में बैठा था, आनंद शर्मा दौड़ता हुआ एग्रेसिव होकर के आया, उसने के मुँह पे मुक्का मारा, उसके बाद झगड़े की शुरुआत हुई। मैंने इनको बाकी काटी। निष्पक्ष गवाह जिसने सारी स्थिति बार की मीटिंग में रख दी, और उसके बाद में सुशील कुमार जी शर्मा ने सावरमल जी स्वामी द्वारा कहे गए कथन का कोई प्रतिरोध या विरोध या खंडन नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। अभिभाषक संघ की मीटिंग में उपस्थित अन्य लोगों ने भी सावरमल स्वामी की बात का खंडन नहीं किया। ये एग्रेसिव होकर झगड़े की शुरुआत आनंद शर्मा ने की, और आनंद शर्मा और सुशील शर्मा ने मिलकर मेरे साथ बात की। लेकिन सारी स्थिति सामने आ जाने के बावजूद बार के द्वारा जो खबरें मीडिया में दी गई कि महिमन जोशी को 7 दिन के लिए निलंबित किया जाता है, ये किया जाता है, ये रूट है। मीटिंग की सूचना 10:30 बजे व्हाट्सएप से भी मैंने जवाब कर दिया। उसके बाद में मैंने उनको लिखित में अवगत करवा दिया कि जब सारी वस्तु स्थिति सावरमल स्वामी के कहने के बाद स्पष्ट हो गई कि झगड़ा किसने किया, इसके बावजूद अध्यक्ष महोदय को और अभिभाषक संघ के संरक्षक सिंह की जो लिखित में प्रार्थना पत्र किया है, उस प्रार्थना पत्र में अधिवक्तागण ने स्पष्ट लिखा है कि जब 15 तारीख की मीटिंग में एक निष्पक्ष पक्ष सावरमल जी स्वामी ने एक तथ्य एकदम स्पष्ट रूप से कहते हुए पूरी बात को अवगत करवा दिया कि महिमन जोशी के चैम्बर में बैठा था, आनंद शर्मा दौड़ता हुआ आया, उसने मारपीट की शुरुआत की। उसके बावजूद वही महिमन के खिलाफ की गई है वो पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण है और पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। इसलिए ताकि जाकर सुशील कुमार शर्मा और आनंद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सारी बातें विस्तार से आप पत्रकार बंधुओं के समक्ष रखनी आवश्यक थी। तो आपके वकील साहब ये आरोप है कि आपने आनंद शर्मा का वोट छुपाया है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैं सावरमल स्वामी के चैम्बर से निकला, आनंद शर्मा ने मेरी गर्दन को अपने बार में जकड़ लिया, सुशील कुमार जी ने मारपीट शुरू कर दी, दोनों ने मेरा गला घोटते हुए नीचे जमीन पर पटक लिया। चोट से उनका होठ कटा है। अगर मैं होठ काटता तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूँगा कि घटना होते ही मैं 5:45 बजे कोतवाली चौकी पहुँच गया था और 8:30 बजे तक कोतवाली चौकी रहा। FIR मैंने दर्ज करवाई है। अनुसंधान अधिकारी ने मेरे शरीर का नजरी मुलायजा किया है। CCTV कैमरे कोतवाली चौकी पे लगे और मेरे शर्ट पर, सफ़ेद रंग के शर्ट पर एक छींटा या एक बूंद तक उनकी नहीं थी। ये बात असंभव है कि कोई आदमी अपने मुँह से गुत्थम गुत्था होकर किसी आदमी को अपने गुत्थम गुत्था होकर जकड़ कर उसके मुंह को काट ले। उसका आनंद शर्मा का शर्ट तो खून से भीग जाए और जिस आदमी ने उसको जकड़ रखा है उसके मुंह को काट के होठ को काट कर उसके शर्ट पे मुंह तक छींटे खून की नहीं है। ये बात असंभव है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी प्रत्यक्षदर्शी
वार्ड द्वारा जो कार्रवाई की है, सारे तथ्य सावरमल स्वामी के मीटिंग में कहे जाने के बाद में बार के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी। इसके बावजूद बाद में जो कार्रवाई की है वो स्पष्ट प्रतीत होती है कि पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए और सुशील जी शर्मा और उनके बच्चे को बचाने के लिए, ताकि अग्रेसर होकर के उनका चालान नहीं हो जाए कोर्ट में, इसके लिए की जा रही है। दूसरी बात मैं आपको अवगत करवाना चाहूँ, अभिभाषक संघ के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किन्हीं दो वकीलों के मध्य झगड़ा हो जाए, पुलिस में FIR दर्ज हो जाए तो अभिभाषक संघ किसी भी प्रकार की फाइंडिंग या निर्णय दोष गुण के ऊपर या प्रथम ऐसी फाइंडिंग देने में कतई सक्षम नहीं है। और फौजदारी मुकदमा किन्हीं दो पक्षों के मध्य होने के बाद चूरू बार एसोसिएशन के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बार किसी सदस्य को निष्कासित करके किसी के पक्ष में कोई निर्णय सुना दे। ये बार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो रूल्स हैं वो किसी भी एडवोकेट के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की हद तक ही कार्रवाई करने के लिए, किसी भी आपराधिक कार्य के लिए IPC के ऑफेंस या भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस के लिए पुलिस सक्षम है और निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये सरकारी जो भूमि है इसका आपने खुलासा नहीं किया, कौन सी भूमि है सर? ये सरकारी भूमि चूरू की जो पुरानी गुफा गढ़ी है भगवानता जी के डंडे के पास में, उससे उत्तर पश्चिम की तरफ एक जमीन है जिसे पुराने टाइम में खेमकोट बगीचे के नाम से जाना जाता है। इस खेमकोटी बगीचे समेत अनेक बड़े बाड़ियों की खातेदारी बीकानेर स्टेट के टाइम में 1944 में तहसीलदार ने खारिज कर दी थी। इनको गैर मुमकिन आबादी में दर्ज कर दिया था। बीकानेर स्टेट के टाइम से ही इस जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड भी स्पष्ट अंकन है कि खेम का राम गोपाल के खातेदारी अधिकार निरस्त किए जाते हैं, गैर मुमकिन आबादी दर्ज की जाती है। उसके बाद में जब राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया 1952 में, जब राजस्थान राज्य की जब खातेदारी और जमाबंदी रेवेन्यू रिपोर्ट बना, उसमें भी ये जमीन गैर मुमकिन आबादी में दर्ज रही। उसके बाद में समय समय पर खसरा नंबर बदलते रहे, वह दस्तूर ये गैर मुमकिन आबादी रही। और जो चुंडड़ी है उसका नंबर गैर मुमकिन आबादी है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1982 में यहाँ एक जिला कलेक्टर आए, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए 1944 के तहसीलदार के कलेक्टर के ऑर्डर को कन्फर्म कर दिया और एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की। उसमें लिखा कि इन बड़े बाड़ियों की जमीन राजकीय संपत्ति है, इनका कब्जा करने वाला, इनको बेचने वाला सरकारी भूमि को खुद मुक्त करने के जुर्म के भागीदार होगा। अब स्थिति ये है कि जिन लोगों ने, जो सुशील कुमार शर्मा के निजी रिश्तेदार हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस जमीन को अपना कहते हुए बेच दिया। हमने कोर्ट में 1944 से लेकर के वर्तमान तक का रेवेन्यू रिपोर्ट पेश कर दिया, एविडेंस में कुछ नहीं हो गया। कलेक्टर और नगर पालिका ने हमारे बात को स्वीकार कर लिया, सरकारी जमीन है। अब सुशील कुमार जी शर्मा का इसमें व्यक्तिगत हित जुड़ गया है, क्योंकि इस दावे का फैसला होते ही उनके रिश्तेदार मुजरिम बनेंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए वो एक प्रकार इस प्रकरण की गवाही को और कार्रवाई को बाधित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उसी का परिणाम है कि उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और मेरे खिलाफ और सभी अधिवक्तागण ने कल बार अध्यक्ष को, बार के सदस्य को एक एप्लीकेशन दी है कि अभिभाषक संघ के अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए अखबारों में जो खबरें दी है महेंद्र जोशी के खिलाफ जो निर्णय देने की वे पूर्ण गलत है। दोषी आदमी को बचाने के लिए बार जैसे गरिमापूर्ण मंच का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब पुलिस अनुसंधान के अंदर मैं संदेश करता हूँ। एक तरफ ये तो अदालत से बाहर आने के बाद में इनका कहना ये है कि मैं सावरमल स्वामी के चैम्बर में आया तो सुशील जी और उनका लड़का ने आकर के इनको मारपीट किया। तो मारपीट करने के बाद में दूसरी पार्टी भी थोड़ा उत्तेजित हो जाती है, वो करती है तो थोड़ा बहुत इन्होंने किया होगा, लेकिन ये कह रहे मैंने कुछ नहीं किया। बाहर निकले तो उस चैम्बर के आगे सावरमल के पत्थर भी पड़े हैं और कांच के भी पड़े हैं, उन पे वो गिरा आनंद और उसके होठ में वो तो हर एक आदमी के लग जाता है, नुकीले दोनों के पत्थर वाले वो आगे नुकीले होते हैं, तो उससे खून आ गया। और वैसे देखा जाए तो मतलब होठ आदमी काट ही नहीं सकता, हो ऐसा नहीं जबरदस्ती होठ किसी का कोई काट नहीं सकता। ऐसे फिर मतलब
हाल में दोनों तरफ से मुकदमे हो गए, इन्होंने भी मुकदमा कर दिया कोतवाली में जाकर और उन्होंने भी मुकदमा कर दिया। अब उस मुकदमे का क्या रिजल्ट होगा, कोई गवाह सबूत होने के बाद में वो उसका नतीजा निकलेगा, वो बाहर लगाएंगे या चलान पेश करेंगे। कोर्ट में मुकदमे के आधार पर इन दोनों का हो गया, तो इस तरह की बातें मतलब थोड़ी नहीं थी, या वो बाहर घोषित करने का या सजा देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। बाहर कौन सी लोग राजधानी या इंडिया का कोई मेंबर हो, उसके जिला लेवल की बात या वो कोई वगैरह अनुसंधान या कुछ मतलब कर नहीं सकती, तो बैठ करके कोई फैसला करते बार के बहुत से एडवोकेट को बुलाया नहीं गया, हमें भी नहीं बुलाया गया, तो मीटिंग 15 तारीख को कैसे हो गई। तो इस पे बहुत सारे वकीलों का एतराज़ है कि निष्पक्ष रूप से बैठ करके आप उसमें समझौता होना चाहिए या आगे दोनों तरफ भी करना चाहिए। कोई पार्टी मतलब अपने पक्षकार मुकदमों की इंटरेस्ट में होती है तो उसके इंटरेस्ट को मध्य नहीं रखना चाहिए और स्पष्टीकरण के तौर पर न्याय होना चाहिए, और वकीलों को इस तरह से धंधा करना भी नहीं चाहिए। समझौता हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चलती रहे तो ये नुकसान के लिए भी उपस्थित हुआ था। 64 से आज तक ऐसी घटना, ये पहली घटना हुई है जो चिंताजनक है और वकील समाज के लिए शर्मनाक है। वकील लोगों के मुकदमे लड़ा करते हैं और अब ये वकील अपनी गर्दन पुलिस के हाथ में दे दी, जो बहुत ही कलंकित करने वाली है। दूसरी तरफ बार एसोसिएशन का कर्तव्य ये था कि वो बैठा करके आपस में समझौता करा देते, वो ज़्यादा उचित होती। आज दोनों तरफ से अखबारों में समाचार कलंकित करने वाली घटना है। दूसरी तरफ बार एसोसिएशन को किसी वकील की प्रैक्टिस करने में निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये जो कानून के जानने वाले, कानून की रक्षा करने वाले वकीलों ने जो ये निर्णय लिया कि महिमन को 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया जाए, ये बहुत ही उपेक्षापूर्ण, कानून विरोधी और वकालत पेशे के लिए ये महान विरोधी माना जाता है कि कानून के रक्षक ही कानून की अवहेलना करते हैं। आज अगर वो समझौता करा करके बैठ के समझौता करा दे, बीरबल सिंह जी वकील है सीनियर, अनंत चाहिए था कि दोनों पक्षों को बैठा करके आपस में प्रेम और स्नेह का वातावरण पैदा करते, तो ये बार एसोसिएशन के लिए, शुरू की जनता के लिए और हम सभी लोगों के लिए विश्वसनीय घटना होती। आप सीनियर अधिवक्ता हैं, आप सीनियर अधिवक्ता हैं और बार ने ये निर्णय ले लिया। हाँ, बार ने ये निर्णय ले लिया कि महिमन साहब को उन्होंने निलंबित कर दिया, है ना, और आप सीनियर अधिवक्ता हैं, तो आप बोलिए। तो आप अब क्या कदम उठाने वाले हैं? क्या कोई कदम उठाने वाले हैं? बार ने तो निर्णय ले लिया। नहीं, मेरे कार्य की नल एंड वॉइड होता है, इसलिए मेरे विचार में तो ये निलंबन करने का ये गलत है, उसको राइट ही नहीं है। क्योंकि वकीलों के ऊपर यहाँ राजस्थान बार काउंसिल में हुई थी, वो एडवोकेट एक्ट 1961 लागू होता है, इसलिए इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सीनियर अधिवक्ता हैं यहाँ के, हाँ जी, तो जो किस प्रकार की घटना घटित हुई है, आप उसको कैसे मानते हैं और क्या आपके कार्यकाल में ऐसी घटना कभी हुई है? और भारत सरकार से ये आदेश दिया है जिसमें कहा है कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हमारे कार्यकाल में हमें कोई 52 साल हो गए, कोई ऐसी घटना मतलब वकीलों में आपस में नहीं हुई है। वकीलों में, बाबुओं में या पेशकार में आपस में कोई इस तरह की घटना थोड़ी बहुत हुई है तो उनका वहीं पर हो गया, कोई मुकदमेबाजी या कुछ नहीं हुआ है। जानकी दास गांधी यहाँ पर एक सेशन कोर्ट में रणवीर सिंह वकील था, उसने थप्पड़ मार दिए, 2.5 वर्ष उसके बैठे हुए थे, लेकिन कोई कार्रवाई न तो उसने की न उन्होंने, न बाहर में कोई गया अपने आप ही मतलब फैसला या इस तरह से। बाकी बातें जैसे लोकसभा में या विधानसभा में होते हैं तो वो अंदर वाले फैसला देते हैं, नहीं कि कोई कोर्ट में जाता है, वो फैसला बढ़ा आगे तो दे देते हैं, दोनों पार्टियों के बीच में सुनकर
कोई बात मानी जाती है। हमारे सामने ऐसा मतलब कोई केस आया नहीं है। दूसरों के केस लड़ते हैं, वकीलों के केस हम लड़ते ही नहीं, उनका राजीनामा ही कराते हैं। धन्यवाद। इसमें दोनों पक्षों ने FIR दिनांक 15/7/2018 को बार अध्यक्ष मीटिंग हुई, जिसमें महिमन दोषी अनुपस्थित थे। उन्होंने 12 अध्यक्ष को एक आवेदन दिया कि मैं शहर से बाहर हूँ, मैं अनुपस्थित रहूँगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को दरकिनार करते हुए उन्होंने मीटिंग आउट की और उस मीटिंग में सुशील शर्मा ने अपना पक्ष रखा। उसके तुरंत बाद ही सावरमल शर्मा, जो कि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में महिमन शर्मा की बैठक थी। अचानक सुशील शर्मा और उनका पुत्र आनंद शर्मा अग्रेसिव होकर आए और महिमन को बुलाया और बुला करके उनके मुक्के की मारी और उनको नीचे गिराया। ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, उनकी बात को भी नहीं मानते हुए बार अध्यक्ष ने पकड़ किया कि पीछे कार्रवाई करता हुए महिमन के खिलाफ में सस्पेंशन का ऑर्डर किया, वो गलत था। जबकि सुना कि उसके बाद में उस घटना की तारीख एडवोकेट गणेश जी एडवोकेट थे, उन्होंने मीटिंग में कहा कि मैं कोर्ट परिसर में था और वहाँ पे जो चार्ज सुशील शर्मा ने लगाए हैं वो कोई बात ही नहीं होती। इन बातों को नज़रअंदाज रखते हुए जो बाहर में मतलब क्या है कि कार्रवाई की गई वो गलत है, ऐसी कार्रवाई नहीं होती। ये शर्मा का जो एक्ट था, क्रिमिनल एक्ट था, उसको छुपाने के लिए ही मतलब क्या है कि किया जाता है। सिविल कोर्ट में चल रहे एक जनप्रतिनिधित्ववाद की रंजिश को लेकर के सुशील कुमार जी शर्मा और उनके लड़के ने एग्रेसिव होकर मेरे ऊपर हमला किया, मारपीट की, जिससे मेरी आँख के नीचे चोट आई। और अभिभाषक संघ की मीटिंग में सारे तथ्य आ जाने के बावजूद कि अग्रेसर होकर के उन्होंने हमला किया, जो एक अभिभाषक संघ की मीटिंग में सावरमल जी स्वामी के द्वारा जब स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि अग्रेसर होकर आनंद शर्मा ने हमला किया और मारपीट की शुरुआत की, इसके बावजूद इस तथ्य की अनदेखी करके जिस प्रकार से अभिभाषक संघ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के अखबारों में जो 7 दिन के निलंबन की सूचना दी है, खबरें प्रकाशित करवाई, ये पूर्णतः भ्रामक है। क्योंकि अभिभाषक संघ किसी भी अधिवक्ता को निलंबित करने के लिए किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। इसलिए जब अभिभाषक संघ सक्षम ही नहीं है जो कार्य करने के लिए, उस कार्य के बाद उस वैसा कार्य किया जाना पूर्णतः इलीगल और एब इनिशियो वॉइड है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अब सभी अधिवक्ताओं के समक्ष ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि अध्यक्ष महोदय अपने गरिमापूर्ण जो मंच है अभिभाषक संघ, उसका उपयोग सुशील शर्मा के बचाव में उपयोग कर रहे हैं। वो दोषी हैं और उनके दोष को बचाने के लिए अभिभाषक संघ का जो गरिमापूर्ण मंच है उसका उपयोग कर रहे हैं और पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करना चाहते हैं। आप पे आरोप है कि आप आनंद शर्मा का होठ चबाया, क्या कहेंगे? आनंद शर्मा ने मेरी गर्दन को अपनी बाह में जकड़ कर गला घोटने का प्रयास किया और दोनों बाप बेटों ने मिलकर मुझे ज़मीन पर पटक लिया। यह संभव ही नहीं था कि मैं उसका होठ काट लेता। नीचे पत्थर पड़े थे, टाइल्स थी, सीढ़ियों के कॉर्नर थे। दूसरी बात, अगर मैं उसके होठ को काटता, जैसा कि वो कथन कर रहे हैं कि आनंद शर्मा को बांध भर के नीचे डाल दिया, आनंद शर्मा के कपड़ों पर खून के निशान थे। यदि मैं उसके होठ को काटता तो मेरे शर्ट पर भी निश्चित रूप से खून के छींटे लगते, मेरे शरीर पर खून के दाग आते। मैं घटना के तुरंत बाद कोतवाली थाना पहुंचा हूं। वहाँ के CCTV कैमरों की जांच की जा सकती है। मैंने अनुसंधान अधिकारी को भी कहा है कि मेरे अनुसंधान अधिकारी ने मेरा नजरी उड़ाई है कि उसमें मेरे शर्ट पर कहीं भी खून के निशान नहीं पाए गए।
इसलिए ये बात पूरी तरह झूठ है। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठी कहानी बना रहे हैं। थैंक यू।